दर्शकों, मैं सुरेंद्र चौहान आपका एस न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, जसपुर जिले का त्रिशोट जो मामला था, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। जहां की घटना थी कि रेलवे को लेकर के, रेलवे सर्वे को लेकर के या भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध जाहिर किया था और उनको जेल जाना पड़ा था। और आज उनकी रिहाई है। उन लोगों से हम कवरेज करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला था और आगे की इनकी क्या रणनीति है, इसके विषय हम जानेंगे। अब उनकी रिहाई हो चुकी है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे पास ऐसा फेस है जो कि सुनील खलखो जी और रूप नारायण एक्का जी के अंदर जाने के बाद में ये लोग काम कर रहे थे जमीनी लेवल पर। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर जी, कैसा लगा आपको? जैसे आपके दो साथी अंदर चले गए, उसके बाद अचानक से आप लोगों ने मोर्चा संभाला था और आज ऐसा हुआ कि माननीय हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया। अभी आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैं सभी दर्शकों को जय मूलवासी कहता हूं। साथियों, हमारे जो दो साथी अंदर थे, लगभग 70 दिन होने जा रहा उनको, और उन दिनों में उनके अंदर जाने के बाद हम लोग को वो जो जिम्मेदारियां जो समाज के प्रति जागरूक करने का है, हमने उसको किया है। और ग्राम तिरसोट में ग्राम सभा की कार्यक्रम को हमने किया। वहां पर वहां के लोगों को हमने हौसला दिया और हमने इस बात को विश्वास दिलाया कि हमारे जो साथी हैं, जो दो साथी अंदर हैं, और हमारा जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को जो हम लोग जागरूक कर रहे हैं, तो ये तो उसका एक हिस्सा है जेल जाना। ऐसा हमने इस बात को हौसला दिलाया और इस बात को हमने और आगे उनको बूस्टअप किया या ताकत दिया कि हम लोग ऐसी छोटी बातों के लिए, ऐसे लड़ाई के लिए, ऐसे आंदोलन के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। एक सवाल और है, जैसे कि दो साथी आपके अंदर चले गए हैं, क्या समाज में हतोत्साहित होने की ऐसी कुछ गुंजाइश थी? लोगों को क्या लगा जैसे आप दो साथी अंदर चले गए तो कई लोगों में डर का भय का माहौल बन जाता है। क्या ऐसे आप लोगों को फेस करना पड़ा इनके अंदर जाने के बाद? जी, आपके जो प्रश्न को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। ऐसा दोनों बात आया, लेकिन दो बात कहां से आई उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और या बामसेफ या उसके ऑफशूट विंग के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो कैडराइज हैं, वो उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा, क्योंकि ये लोग कैडरल पर्सन हैं और इन्होंने प्रशिक्षण इस बात को प्राप्त किया है कि ये हमारा जेल जाना, आंदोलन करना, लड़ाई होना, शासन प्रशासन से झड़प होना, ये हमारा आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा आपने कहा जो हतोत्साहित की बात, जो बाहर के लोग थे, जो हमारे वामसेफ के साथ में जुड़े हुए नहीं है या वामसेफ को नहीं जानते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों ने इस बात को कहा कि आपका संगठन उनको अंदर कर दिया है और आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं। वो लोग हमको थोड़ा सा निराश या हतोत्साहित करने का कोशिश किए, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम उस बातों को ध्यान नहीं दिए, बल्कि हम इस बात को और भी ज्यादा तैयारी किए कि आज हमारे साथ में जेल ले जाने के बाद हमारे 10,000 की भीड़ अगर जिला जेल के पास या जिला प्रशासन के पास खड़े हो जाता, तो जिला प्रशासन हमारे लोगों को रिहा तत्काल करता। वहां तक ले जाने की इनकी सोचने का भी नहीं सोच पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। अभी क्या माहौल है? अभी तो बहुत जबरदस्त माहौल है। अभी हमारे जो दो साथी हैं पूरा सोना बन करके पक करके निकले हुए हैं। हम शासन प्रशासन का थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने ऐसा हमको इस मुकाम को दिया। आज हमको बहुत सारा हाइप मिला। संगठन को जो लोग नहीं जानते थे वहां तक हमारा संगठन पहुंचा। जो लोग हमारे यूट्यूब या हमारे चैनल को नहीं जानते थे, उन्होंने इस बात को देखा, समझा। भोपाल के लोग तक हमसे जो मुलाकात की, उन्होंने इस बात को कहा कि आपका जसपुर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमको जो ये बूस्टअप या हमको जो एनर्जी बाहर से मिल रहा है, तो ये जसपुर जिला के साथ साथ में पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में पूरे भारत में हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार करते रहेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत के 32 राज्यों में काम कर रहा है। और पूरे भारत मुक्ति मोर्चा को हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। सर जी, आपने भी काफी मेहनत किया उनके अंदर जाने के बाद, आपका क्या अनुभव रहा और आगे की क्या रणनीति आप लोग तय कर सकते हैं? जी, धन्यवाद सर। मेरा नाम मनोज कुमार बघेल है और मैं वर्तमान में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का हूं। और ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, ये भारत मुक्ति मोर्चा का जो 90 प्रकार की विंग है, उसमें से एक राष्ट्रीय किसान मोर्चा है। ये जो हमारा बामसेफ है, ये मदर ऑर्गेनाइज संगठन है। ये हमारे समाज को, जो हमारे संविधान में जो मिला अधिकार है, उस अधिकार को बचाने के लिए और समझाने के लिए अपने जो लोग हैं, जो संविधान से अज्ञानता में है, उसको समझाने के लिए जो बामसेफ है, पूरे भारत में हमारे मूल निवासियों को जगाने के लिए ये केडर देता है। और रही बात ये जो जेल है,
ये हम जैसे जो गरीब हैं, वो गरीब लोगों के लिए केवल परेशानी इतनी ही होती है कि जो हमारे घर के लोग जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आती है। नहीं तो ये हमारा जो भामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा है, इसी के लिए ये बना हुआ है, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो आज जो परेशानी इनको छुड़ाने में जो 71 दिन का जो समय लगा है, उसमें पूरे समाज के लोगों ने, हमारे जो भामसेप संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे मूल निवासी समाज के जितने भी लोग हैं, उन लोगों का पूरा साथ सहयोग मिला है इनको रिहाई कराने के लिए। और आज हमारे जो भारत देश है, आज हमारे आदिवासी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, सभी सच्चा नेतृत्व का राह देख रहे हैं। और आज ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, माननीय वावन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में, ये लेयर टू लेयर ये संगठन में नेतृत्व समाज के लिए ये खड़ा कर चुका है। और इसको केवल हमारे जमीनी स्तर में काम करने की जरूरत है। और ऐसा आप लोग जो मीडिया वाले हैं, और इस बात को अगर हमारे समाज में अगर आप लोग पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो रिहाई है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और खुशी का बात भी है। इसमें हमको किसी प्रकार का समस्या नहीं हुई है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में बिलासपुर तिग्गा जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, जो 5वीं अनुसूची है, जो ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और त्रिशोट का जो मामला है, इतना बड़ा भयानक मामला हो गया जो जसपुर क्षेत्र में, क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हुई होगी? शासन प्रशासन से चूक हुई या फिर लोगों से चूक हुई? ऐसी घटना होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये जो मामला है, आज हम लोग जसपुर के जेल के परिसर में है। ये घटना त्रिशोट से शुरू होती है जी। और जसपुर पूरा जिला, संपूर्ण जिला कहना चाहिए, सरगुजा संभाग है। और भारतीय संविधान के तहत 1950 में ही ये पूरे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित है 5वीं अनुसूची। और जहाँ मतलब कि 5वीं अनुसूची लागू है, यहाँ आदिवासियों के लिए विशेषाधिकार है, स्वतः शासन का अधिकार है। और जो ग्राम सभा है, अभी छत्तीसगढ़ ने ग्राम सभा के लिए नियम भी बनाया, मतलब कि पेशा कानून 1996 में बना। और इसके बाद अभी 27 साल बाद छत्तीसगढ़ में उसके नियम बने। इसके अंतर्गत गांव-गांव में जो गठन किए गए हैं ग्राम सभा, और ग्राम सभा का एक क्षेत्र होता है, गांव के परंपरागत सीमा के भीतर ग्राम सभा का गठन हुआ। और ये गठित ग्राम सभा का जल जंगल जमीन और उसके ऊपर जो भी है, या जमीन के नीचे है या ऊपर है, उसका मालिक कौन है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में यदि कोई भी संस्थाएं, प्रशासन की हो या तो प्राइवेट की हो या तो कोई भी, वो बिना ग्राम सभा को सूचना दिए बगैर, अनुमति पाए बगैर वहां जब आता है, तो ग्राम सभा की जिम्मेदारी बनती है कि उससे पूछे। या तो ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आप कदम रखते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्राम सभा को पूछे बगैर आप अपराधी हैं। इसलिए ये जो ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। और यही अन्याय, ये शुरुआत है कि त्रिशोट में जो ये घटना हुई। अब यहाँ से प्रशासन के लोगों ने जो त्रिशोट में क्या रेलवे है ना, रेलवे लाइन भारतमाला, या तो रेलवे के लिए या तो भूमि अधिग्रहण के विषय को लेकर के गए। आज के पहले जो घटना के दिवस के पहले, मतलब प्रशासन के लोगों ने ग्राम सभा को एक चिट्ठी तक नहीं दे पाए। और अचानक मतलब कि वहां पर ये जो ग्राम सभा के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया, तो ग्राम सभा की जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे आ गए। तो ये जो विवाद का कारण बना, ये संवैधानिक था और ये संवैधानिक अधिकार के क्षेत्र में था। लेकिन ये जो है प्रशासन ने अपने, या तो कहें पद का दुरुपयोग किया या कलम का दुरुपयोग किया। तो ये सारे अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जो भी सजा का प्रावधान इन्होंने किया, 68 दिन तक हमारे लोग जेल में रहे। आज ये प्रशासन अगर सोचती है कि हमारे जेल में किसी नेतृत्व को ले जाने से ये आंदोलन रुक जाएगा, तो धोखा है। प्रशासन धोखे में है कि ये मतलब कि इन पर कार्रवाई करने से ये आंदोलन रुक जाएगा।
भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची हमें आदिवासियों को मिला हुआ है। ये आंदोलन करके लेंगे या तो संवैधानिक तरीके से लेंगे, लेकिन अधिकार लेके रहेंगे। ये हमारे 5वीं अनुसूची का प्रावधान है। सर, ग्राम सभा ये कई दर्शकों को हमारे पता नहीं रहता है। कुछ ऐसे आदिवासी जो हैं, या कहना चाहिए जो अभी भी उनको जानकारी के अभाव है। ग्राम सभा ये वही वाला ग्राम सभा होती है जो ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित किया जाता है, फिर ग्राम सभा अलग से होती है 5वीं अनुसूची में। देखिए, ग्राम सभा 2 तरह के होते हैं। जी। एक तो 1993 पंचायती राज अधिनियम। जी। पंचायती राज अधिनियम सामान्य क्षेत्र के लिए है, ये हमारे आरक्षित क्षेत्र के लिए नहीं है। ये 5वीं अनुसूची में ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इसका प्रभाव नहीं है। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 243 M में पढ़िएगा तो ये 5वीं अनुसूची में लागू नहीं किया जाना था, मगर शासन ने कायदे से लागू कर दिया और लोग उसमें रम गए। जी। वो ग्राम सभा जो 3 महीने में, 4 महीने में, मतलब साल में 4 बार होती है, वो शासन तय करती है, ग्राम सभा तय नहीं करती है। वो गांव प्रशासन कहेगी कि बैठो तो बैठेगा, वो बैठा दिया गया है ना। एजेंडा कौन तय करता है? कलेक्टर। वो एक ग्राम सभा हो गया। एक ग्राम सभा है 13(3) क। ये भारत के संविधान के 13(3) क कहती है कि वो गांव की ग्राम सभा है और गांव जब चाहे तब बैठ सकती है। आदिवासी कब बैठता है? जब बैठता है कोई समस्या हो गई, मरण हरण हो गया या फिर कोई शादी ब्याह हो गया, तो ये बैठते हैं, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। वो ये नहीं है कि ग्राम सभा कलेक्टर साहब बोलेंगे तो आदेश करेंगे कि ग्राम सभा बैठो तो बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये 13(3) का आदिवासियों का मौलिक अधिकार है, जिसको पंच परमेश्वरी व्यवस्था कहा गया, वो आज संविधान के आर्टिकल 13(3) क में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, अभी हमारे बीच में रूप नारायण एक्का जी और सुनील खलखो जी हैं। इनका अभी रिहाई हो चुका है, हम इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल आपसे है, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, पहले से बेहतर हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। जेल से निकलने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से और बेहतर लोगों को सेवा कर पाऊंगा मैं। अच्छा। और बेहतर प्रतिनिधित्व समाज को मिलेगा। रूप नारायण एक्का जी, अभी कुछ दिन तक आप हिरासत में रहे, अभी निकलने के बाद में क्या वही रूप दिखेगा या फिर रूप नारायण एक्का में रूप की बदलाव हो जाएगी? हमारे महापुरुषों का इतना ज़्यादा हमारे पास में प्रेरणा है, ये और बेहतर होने वाला है और लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। और मैं तमाम हमारे देश भर के युवाओं को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो पूरे देश भर में बहुत शानदार तरीके से चल रही है, उस नेतृत्व के बैनर तले आप लोगों को काम करना चाहिए और उसे पूरे समाज को बहुत फायदा होने वाला है। तो ये हम लोग का जो प्रयास है, काम है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत तेजी से और चलने वाला है। ये कम नहीं होने वाला बल्कि बढ़ने वाला है। वो बोला जाता है ना कि दिन दूना रात चौगुना, तो वो स्पीड बरकरार रहेगा। हम लोग, हमारा जो हौसला है वो टूटा नहीं है, हमारा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। आपके हाथों में बहुत सारी किताबें दिख रही है, इनकी क्या विशेषताएं हैं? क्या किताबें हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया और हमारे हाथ में ये बहुत सारे जो फॉरेन थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर हैं, उनकी किताब है। तो ये हम लोग 68 दिन को हमने इसको यूनिवर्सिटी के रूप में इस्तेमाल किया। हमने इसको पढ़ाई करने में वक्त लगाया, अपना ब्रेन को और ज़्यादा शार्प करने में इस्तेमाल किया ताकि हम लोगों के लिए बेहतर सेवा कर पाएँ। तो जेल घुसना भी हमारे लिए काफ़ी मतलब कि अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और इसका फ़ायदा मिलेगा लोगों को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको पढ़ाई करने का, कानून को जानने का एक खुला मैदान मिल गया, अच्छा समय मिल गया, जिससे आपने अच्छे से स्टडी किया। जी जी, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस समय पे याद करते हुए बोलूँगा, उन्होंने हमारे पूरे मूल्यों से समाज को संदेश दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो बस वही खुराक था और हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किए। और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी जो हमारे जंबाज कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों को मैं फिर दोबारा अपील करूंगा कि वाकई में शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो चाहिए। सर एक सवाल दोबारा आपसे करूंगा, क्या जरूरत पड़ी विरोध करने का? दरअसल क्या है कि जसपुर जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और यहाँ पे 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। और जब हमें पता चला कि प्रशासन बिना सूचना के सर्वे के लिए पहुंची हुई है और ये हमको प्रथम दृष्टि में सही नहीं लगा, तो हम वहाँ पे जितने भी जो
उच्च अधिकारी वहाँ पे गए हुए थे सर्वे के लिए। तो हमने उनको ये कहा कि आप फिर शेड्यूल इलाके में हैं, आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अनुच्छेद 224 लगा हुआ है, 244 लगा हुआ है, 244 धारा यहाँ अनुच्छेद यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे प्रशासन नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में है। तो यहाँ से मामला शुरू हुआ, वो काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लिया और मेरे यूट्यूब चैनल में वो डला हुआ भी काफ़ी सारे लोग देखे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे शुरुआत थी। तो हमारा जो प्रथम दृष्टि था, प्रशासन सुलझना नहीं था। हमारा जो प्रथम दृष्टि का जो प्रयास ये था कि हम हमारे लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं, 5वीं अनुसूची हमारे लोगों के लिए मिले हुए हैं, और हम लोग उस 5वीं अनुसूची को हम लोग वहाँ पे उपयोग करना चाह रहे थे, प्रयोग करना चाह रहे थे हमारे जो वहाँ पे त्रिशोट के जो गांव के हमारे साथियों के साथ में। तो बस ये प्रयास रहा था हमारे लिए कि हम 5वीं अनुसूची के अधिकार को वहाँ पे उपयोग में ला रहे थे। नहीं हो पाई। अब सभी हमारे दर्शकों के पास में तो ये बात पता ही है कि प्रशासन ने हमारे ऊपर में सरकारी कामों में बाधा और प्रशासनिक अधिकारियों को मारा मारी की, ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर में FIR किया। उसके बाद में 68 दिन जेल में डाला है तो है। तो अभी बाहर निकलने के बाद में संविधान के दायरे में जो हमारी जो लड़ाई है निरंतर चलती रहेगी। और मैं फिर बस उसी बात को फिर रिपीट करूँगा मैं कि हमारे जितने भी जो मूल निवासी समाज के लोग हैं उनको इस जागृति से बहुत फायदा होने वाला है। सर एक सवाल और है कि जेल में जाने वाला हमेशा अपराधी ही होता है या फिर कुछ क्रांतिकारी लोग भी होते हैं? क्यों जाना पड़ता है जेल में? कुछ अपराधी भी होते हैं और कुछ क्रांतिकारी भी होते हैं। और जैसे जो सच के लिए संघर्ष किया, क्या उनको जेल में जाना ही पड़ता है? कायदे से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो ऐसा होता है। हमने मतलब कि हमारा जो यहाँ का जो मामला था त्रिशोर का, अधिकारियों से लड़ना तो था नहीं, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन नतीजा ऐसा हुआ कि हमको जेल आना पड़ा। तो यहाँ पे दोनों पहलू है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जेल आने की नौबत नहीं पड़ती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, परिस्थितियाँ ऐसा निर्माण हो जाती है काम करते करते कि जेल भी आना पड़ता है। और इस मौके पे मैं वामन मेश्राम साहब को याद करूंगा। उनका प्रशिक्षण में बैठा हुआ था मैं पंचगनी, पुणे के साइड में उधर है पंचगनी। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको जनसेवा करना है और आप आंदोलन करना चाहते हैं तो आपका एक पाँव आपके घर में होगा, दूसरा पाँव जेल में होगा, ऐसा वो कहते थे। और मैंने उस जेल को एक्सपीरियंस भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में सुनील खलखो जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर जी आप और 68 दिन है ना, 68 दिन आप काट करके आए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो ये जो 68 दिन है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन था और हमने संविधान को वहाँ पर पूरी तरह से रिवीजन किया। हम लोग उसको यूनिवर्सिटी की तरह लिए और हम लोगों का जो मनोबल है वो बिल्कुल नहीं टूटा। और हमने कई महापुरुषों को भी पढ़ा है जो लोग यानी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो लोग क्रांति शुरू करते हैं और उस क्रांति में कभी कभी जेल भी आना पड़ता है। और वो अनुभव हम लोगों को मिला। हम लोग लोगों के लिए आवाज़ लगातार उठाते रहे और लोगों के जल कल्याण के लिए हम लोग आगे भी आवाज़ उठाते ही रहेंगे। जी, ये आप लोगों की लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी? हम लोगों का ये जो लड़ाई है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लड़ाई बोलते हैं जिसको, संवैधानिक लड़ाई, और संवैधानिक लड़ाई हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि लोगों को अभी भी अपने संविधान के विषय पे जानकारी और चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, क्या लगता है आपको? अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो 78 साल संविधान के लागू हुए हो गए, लेकिन क्या है कि हमारे जो मूल निवासी समाज है उस मूल निवासी समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल की पूरी जानकारी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप संविधान को पढ़िए। संविधान में हम लोगों के लिए आज़ादी है, संविधान में हमारे लिए अधिकार है और संविधान को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। जिस दिन संविधान को हम लोग जान जाएंगे उस दिन हम लोगों को पूरा अधिकार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये थे रूप नारायण एक्का जी और सुनील खलखो जी। अभी हम जस्ट जेल के बाहर ही हैं और इनका अभी रिहाई हुआ है। और भी कुछ समाज जो आदिवासी नेता हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद कच्छप है। क्या पदभार संभाल रहे हैं? मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ फिलहाल। आदिवासियों, ये जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और बिल्कुल रूप नारायण एक्का जी और सुनील खलखो जी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हुए आज 68 दिन जेल में रहे। आखिर आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए,
आज का जो शासन सत्ता संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, भाई हमें विरोध करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या जनता को विरोध करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं, बल्कि सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए। तो आज आदिवासी विरोध कर रहा है, उसका कुछ कारण होगा। आदिवासी जो जाति है या समुदाय है भारत में, उसके जैसा सीधा साधा जाति समुदाय कहीं नहीं होगा। अगर सीधा साधा जाति समुदाय अगर विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसका सबूत है। तो विरोध करना अगर गलत है तो अत्याचार करना उससे ज्यादा गलत हो सकता है। अगर आदिवासी समाज विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो विरोध कर रहा है, तो जो अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो विरोध कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। संविधान के हिसाब से जो अत्याचार कर रहा है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन जो संविधान की रक्षा या संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार की रक्षा, अपनी रक्षा कर रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। तो ये संविधान बिल्कुल नहीं चल रहा है भारत में। संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। ये अच्छे दिन उनके लिए अच्छा दिन होगा, और भारत के मूल निवासियों के लिए आज से या इस समय से बुरा दिन कुछ नहीं है। हम इसके लिए मूल निवासी समाज को जगाना चाहते हैं, और इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मूल निवासियों को एक हो जाना चाहिए। अगर एक नहीं हुए तो बाद में एक होने का मौका भी नहीं मिलेगा, मौका भी नहीं रहेगा। क्योंकि देश में जिस तरह से मूल निवासियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या संविधान के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही खेदजनक है। मैं आह्वान करूंगा कि मूल निवासियों को, एसटी, एससी, ओबीसी जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको अपने हक अधिकार के लिए, अपने देश में अपने आप के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए एक हो जाना चाहिए। सर, ऐसे कौन लोग हैं जिनका सताव आदिवासी समाज आज भी झेल रहा है? क्योंकि संविधान को, भारत को आजाद हुए कई वर्ष हो गए और अभी भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज पूर्णतः आजादी उनको नहीं मिल पाई है। ऐसा कैसे, जबकि भारत तो 1947 में ही आजाद हो चुका है अंग्रेजों से। देखिए, आजाद हो गया, संविधान में अधिकार भी मिल गए, पर संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है वो लागू कहाँ हुए? अगर लागू होते तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस तरह का शासन प्रशासन के द्वारा दखल अंदाजी नहीं होती, संविधान का पूर्णतः पालन होता। 5वीं अनुसूची में जो भी व्यवस्थाएं थी, प्रावधान था, उसके तहत सारी प्रक्रियाएं होती, परंतु वो नहीं की गई। विरोध का कारण तो यही हुआ ना। आज आदिवासी समाज या मूल निवासी समाज जो झेल रहा है अपने ही देश में, अपने पुरखों के देश में, ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी कृत्य है। और संविधान विरोधी कृत्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। पहला चीज, हमें चाहिए कि हम समाज को संगठित करें, और उसके बाद हम जरूर संगठित होंगे तो हल भी निकल जाएगा। तो संविधान की रक्षा या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करना, चूंकि आजाद तो हो गया, अंग्रेजों से आजाद हुआ ना, अंग्रेजों से आजाद हुआ। और किससे आजादी चाहिए? अंग्रेज ही तो गुलाम बना के बैठे थे इतना दिन तक। अंग्रेज तो बाद में आए, उसके पहले भी तो कोई विदेशी भारत में आया होगा। हजारों साल से हमारे लोगों को अनपढ़, गंवार और संपत्ति से बेदखल किसने किया? आज भी पढ़ने लिखने से मना कौन करता है? कहीं ना कहीं छुपा हुआ कोई तो होगा जिसको तकलीफ है। आज आदिवासियों को आरक्षण मिला रहे, उसका हक है वो। एससी को उनको आरक्षण मिला, उसका हक है वो। क्योंकि उस जो समाज को दबाया गया, समाज दबा हुआ नहीं है, समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, उसको पछाड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन तंत्र का गलत उपयोग करके उनको पछाड़ने का कार्य किया जा रहा है। और आदिवासी समाज या मूल निवासी समाज आज तकलीफ में है। कारण तो कुछ होगा। अगर कारण नहीं होगा तो तकलीफ में है क्यों? अगर तकलीफ में है तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में हजारों साल तक हमारे मूल निवासी इस देश में, अपने ही देश में, अपने ही पुरखों के देश में जलील हुए। उनको पढ़ने लिखने से जो उनका जो मौलिक अधिकार था वो सब छीन लिया गया था, अर्थात अपने ही देश में वो जलील हो रहे थे। सर, ये तो पहले की बात है ना, आजादी से पहले की बात है। नहीं, अंग्रेजों से आजादी की पहले की बात या उसके पहले की बात भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद की बात भी मैं कह रहा हूँ। अगर देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो सबको बराबरी का दर्जा, बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो संविधान में जो हक मिला है वही तो दे दो। हम बाहर से नहीं मांग रहे हैं। सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और क्या चाहिए? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आज नौकरियां खत्म कर दी गई, तो शिक्षा किस काम का? नौकरी खत्म कर दिया जा रहा है। आप देखिए कितने भर्तियां हो रहे हैं शासकीय विभागों में। किसी भी विभाग में जाइए, बोलते हैं कि कर्मचारी कम है। अरे कर्मचारी कम है तो कर्मचारी की भर्ती क्यों नहीं हुई है? आदिवासियों के लाखों बैकलॉग पोस्ट हैं, खाली पड़े हुए हैं। आदिवासियों के बैकलॉग, लाखों बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं।
उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही, उसको बैकलॉग को भरा क्यों नहीं जा रहा है, जो खाली पद अभी भी पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ छलावा हो रहा है, यहाँ के मूल निवासियों के साथ छलावा हो रहा है, इसी का विरोध हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ से हमने इनका कवरेज आपको दिखाया। आप सभी इसी प्रकार हमारे SNU चैनल से बने रहे। धन्यवाद।